व्हाइट स्लेट पढ़ाई। आज हम लोग चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस को खत्म करने जा रहे हैं। ये हमारा 10th लेक्चर है जिसमें हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर अभी तक आपने द व्हाइट स्लेट पढ़ाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेना, ताकि जो भी वीडियोस, जो भी इस लेक्चर सीरीज की वीडियोस और आने वाली अगले लेक्चर सीरीज की वीडियोस होंगी वो आप तक इजीली पहुंच जाए। यहाँ पे आपके सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 1, जो कि एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 7 है। आज के लिए क्वेश्चन नंबर 1, let f, g be functions defined from R to R, and how are they defined? f of x is x plus 1 and g of x is 2x minus 3। ये दोनों फंक्शन हमें गिवन है। सिंपली f plus g, f minus g एंड f upon g हमें कैलकुलेट करना है। ऐसा एक एग्जांपल हम लोग पहले भी कर चुके हैं, इसको भी कर लेंगे। f plus g का कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ इतना करना है हमें, इसको f of x को g of x को ऐड कर देना है। तो f plus g क्या हो जाएगा? f plus g is x plus 1 प्लस 2x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3। तो ये कितना आ जाएगा? x और 2x जोड़ के 3x और 1 में से माइनस 3 हुआ तो माइनस 2। तो f प्लस जी हो गया 3x माइनस 2। ऐसे ही f माइनस जी क्या हो जाएगा? x प्लस 1 माइनस का 2x माइनस 3। तो ये कितना आ जाएगा? x में से 2x सब्ट्रैक्ट किया माइनस x और 1 में से ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस 3 4। तो f माइनस जी आया माइनस एक्स अपॉन 4 और f अपॉन जी क्या आ जाएगा? f अपॉन जी इज सिंपली f क्या है? x प्लस 1 अपॉन जी क्या है? 2x माइनस 3। लेकिन जैसा कि हम हमेशा करते आए हैं, एक फंक्शन को इनडिटरमिनेंट फॉर्म में पहुंचने से बचाने के लिए डिनोमिनेटर को 0 से इक्वेट करके x की वैल्यूज वो निकाल लेंगे जिन पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो, और उसकी डोमेन में ही ये बात स्पेसिफाई कर देंगे कि इसकी डोमेन हर रियल नंबर है एक्सेप्ट वो x की वैल्यू जिस पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। तो 2x माइनस 3 0 कब होगा? 2x माइनस 3 अगर 0 होगा तो x की क्या वैल्यू होगी उसके लिए? 2x इज इक्वल टू, ये 3 इधर चला जाएगा तो x इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। तो x की इस वैल्यू के लिए ये फंक्शन इनडिटरमिनेंट फॉर्म में पहुंच जाएगा, इसलिए हम लोग इसकी डोमेन में ये डिफाइन कर देंगे वेयर x इज नॉट इक्वल टू 3/2, क्योंकि 3/2 पे ये फंक्शन इनडिटरमिनेंट फॉर्म में पहुंच जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन भी हम लोग पहले इसके जैसा एक कर चुके हैं। लेट f बी ए फंक्शन जिसके हमें कुछ पेयर्स दिए हैं। जब भी ये पेयर्स ऐसे हमें दिए होते हैं, इसका मतलब ये है कि f जो फंक्शन है उसमें ये पेयर सेटिस्फाई हो रहे हैं, x y पेयर्स। बी ए फंक्शन फ्रॉम z टू z, इंटीजर से इंटीजर जा रहा है, डोमेन को डोमेन, डिफाइंड बाई f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b। ये फंक्शन है और ये वो पेयर्स हैं जो इस फंक्शन में सेटिस्फाई हो रहे हैं। डिटरमाइन द इंटीजर्स a एंड b, a और b हमें फाइंड करना है। तो देखो ax प्लस b हमें देख के ही पता चल गया कि ये लीनियर फंक्शन है। क्यों? क्योंकि x की पावर 1 है। तो अगर इसमें मैं ये पेयर्स एक एक करके सेटिस्फाई करवा दूं तो मुझे अलग अलग लीनियर इक्वेशंस मिलती जाएंगी। हमें a और b दो अननोन वेरिएबल्स निकालने हैं, तो दो इक्वेशन हम लोग बना लेंगे। 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो 1,1 सबसे पहले ले लेते हैं। तो 1,1 पे fx क्या है? 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स क्या है? ये वाला 1। fx था ये वाली वैल्यू और x है ये वाली वैल्यू, तो x क्या है? 1। तो a इंटू 1 प्लस b। तो यहां से हमें क्या मिला? a प्लस b इज इक्वल टू 1। इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1। ऐसे ही 2,3 को भी रख सकते हैं, पर आपको याद होगा मैंने बताया था कि जहां पर भी 0 दिख जाए हमेशा उस वैल्यू को रखने की कोशिश करना, कैलकुलेशन सिंपल हो जाएंगी। तो 0,1 माइनस 1 रखेंगे तो देखो -1 इज इक्वल टू a इंटू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, a इंटू 0 प्लस b। तो यहां से हमें मिला b इज इक्वल टू -1। ये हमारी दूसरी इक्वेशन। अब b इज इक्वल टू -1 इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? a माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो a इज इक्वल टू, ये 1 इधर चला गया 2, तो हमें b इज इक्वल टू -1 मिल गया और a इज इक्वल टू 2 मिल गया। सिंपल क्वेश्चन था, हम लोग पहले भी कर चुके थे। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। लेट r बी अ रिलेशन फ्रॉम n टू n, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर का एक रिलेशन डिफाइंड बाय r इज
ए बी का ऑर्डर्ड पेयर, ए और बी दोनों नेचुरल नंबर से आ रहे हैं, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये हमारा रिलेशन है। आर द फॉलोइंग ट्रू, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, क्या ये सही है, ट्रू या फॉल्स हमें बताना है। ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए इन नेचुरल नंबर, मतलब हर नेचुरल नंबर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा इस फॉर्म में, मतलब ए कॉमा ए इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगी अगर ए एक नेचुरल नंबर है। ये बात सही है या नहीं हमें ये देखना है। तो देखो इस रिलेशन में सेटिस्फाई होने के लिए क्या है, 2 चीजें होनी चाहिए कि पहले तो दोनों पेयर्स जो पेयर आ रही है उसके दोनों एलिमेंट्स नेचुरल नंबर होने चाहिए, और जो बाद वाली पेयर है बी वो ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो ए कॉमा ए के लिए देखो क्या है, नेचुरल नंबर से दोनों आ रहे हैं क्योंकि हमें गिवन है कि ए नेचुरल नंबर से आ रहा है, तो अगर ए नेचुरल नंबर से आ रहा है तो दूसरा पेयर भी ए ही यहाँ पे गिवन है, तो ए कॉमा ए नेचुरल नंबर से तो आ रहे हैं, पर क्या ए कॉमा ए इसको सेटिस्फाई करेगा? क्या कभी भी ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कब? जब ए या तो 0 हो या 1 हो। तो 0 तो ऐसे ही हटा देंगे क्योंकि ये नेचुरल नंबर है नहीं, तो इस केस को तो हमें देखना ही नहीं है। अब a इज इक्वल टू 1 के लिए तो ये बात सही है कि 1,1 इस रिलेशन को बिलोंग करता है, पर यहाँ पे हमें क्या गिवन है, फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, मतलब हर नेचुरल नंबर के लिए ये बात सही होनी चाहिए। पर हम देखते हैं कि a इज इक्वल टू ए स्क्वायर सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू नहीं है, ये सिर्फ 1 के लिए ट्रू है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। और इसको आप लिखेंगे कैसे स्टेटमेंट में, since a is not equal to a square for all a belonging to natural number, therefore a comma a doesn't belong to R, क्योंकि जो a है वो a स्क्वायर के बराबर नहीं हो सकता हर a के लिए जो नेचुरल नंबर है, therefore a comma a जो है वो हमारे रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। दूसरा क्या कहता है, a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज, ये इम्प्लाइज का सिंबल है, a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज b कॉमा a बिलोंग्स टू आर, ये बिलोंग्स टू है, मतलब कि अगर a कॉमा बी रिलेशन में एग्जिस्ट करता है, ये हमें दे दिया है, तो b कॉमा a भी डेफिनेटली करेगा। तो ये भी देख लेते हैं, देखो a कॉमा बी रिलेशन में है, इसका क्या मतलब है, पहला तो ये कि a और b दोनों नेचुरल नंबर हैं, ठीक है, और दूसरा क्या कि ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब a इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो हमें 2 चीजें मिली, एक तो a और b दोनों नेचुरल नंबर हैं, और दूसरा a इज इक्वल टू बी स्क्वायर। यहाँ पर अब इम्प्लाइज में क्या है कि b कॉमा a बिलोंग्स टू r, तो ये कब सही होगा, जब b और a नेचुरल नंबर हो, तो ये तो हमें यहाँ से सेम मिल रहा है, तो मतलब नेचुरल नंबर तो है, और b इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो, क्योंकि यहाँ पे b कॉमा a की पेयर है, यहाँ a कॉमा b थी तो a इज इक्वल टू बी स्क्वायर था, यहाँ b कॉमा a है तो b इज इक्वल टू ए स्क्वायर होगा। तो अब हमें ये गिवन है कि जब हमें ये चीज पता है कि ये तो है रिलेशन में, तो क्या ये भी होगी, तो आपको ऐसे ही दिख गया होगा कि ये भी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि a कॉमा b बिलोंग्स टू n से हमें b कॉमा a बिलोंग्स टू n मिल गया, ये वाली कंडीशन तो ट्रू हो गई, बट जब भी a इज इक्वल टू बी स्क्वायर है तब b इज इक्वल टू ए स्क्वायर नहीं होगा, ये भी सिर्फ a और b की एक वैल्यू के लिए होगा, जब a और b दोनों 1 हो, तभी ये बात सही हो सकती है कि 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर भी हो जाए और यहाँ से 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 भी हो जाए। लेकिन a और b की और किसी भी वैल्यू के लिए a इज इक्वल टू बी स्क्वायर अगर ट्रू है तो b इज इक्वल टू ए स्क्वायर फॉल्स ही होगा। तो ये वाला भी हमारा गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स है। अब इसको कैसे लिखोगे आप इंग्लिश में, सिंस a comma b belongs to R implies a is equal to b square, and for b comma a to belong to R we need b is equal to a square, which is not possible when a is equal to b square। तो a is equal to b square अगर हमें गिवन है तो b is equal to a square पॉसिबल नहीं है, इसलिए जब भी a, b r को बिलोंग कर रहा है b, a r को बिलोंग नहीं करेगा, सिर्फ एक वैल्यू के लिए कर सकता है, वो है 1,1।
तीसरा पार्ट कहता है a, b belongs to r and b, c belongs to r implies a, c belongs to r। तो ये भी ऐसे ही गलत दिख रहा है। देखो a, b belongs to r के लिए हमें क्या चाहिए कि a और b दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए। पहली चीज a इज इक्वल टू बी स्क्वायर होना चाहिए। b और c बिलोंग्स टू r के लिए क्या होना चाहिए, b और c नेचुरल नंबर होने चाहिए और b इज इक्वल टू सी स्क्वायर होना चाहिए। तो यहां से देखो हमें क्या निकल के आ रहा है, a इज इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब कि b इज इक्वल टू अंडर रूट a, यही निकल रहा है ना। तो यहां से हमें क्या मिला, अगर इस b की इस वैल्यू को जो हमने यहां से निकाली है इसमें पुट कर दें तो हमें मिला अंडर रूट a इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इन दोनों साइड को स्क्वायर कर दें तो हमें मिलेगा a इज इक्वल टू सी टू द पावर 4, ये मिल गया। लेकिन a इज इक्वल टू a, c बिलोंग्स टू r प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए था कि a जो है वो c स्क्वायर के बराबर हो, पर हमें मिल क्या रहा है, a जो है वो c की पावर 4 के बराबर है। तो इसको भी आप इसी वाले स्टेटमेंट की तरह इंग्लिश में लिख सकते हैं कि क्योंकि a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c बिलोंग्स टू r इंप्लाई कर रहे हैं इस बात को कि a इज इक्वल टू सी की पावर 4, और हमें चाहिए कि a, c बिलोंग्स टू r के लिए कि a जो है वो c स्क्वायर के बराबर है, इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं है। और a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c बिलोंग्स टू r डजंट implies that a, c also belongs to r। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने आ गया है। लेट a इज अ सेट 1 2 3 4, b इज अ सेट 1 5 9 11 15 16 एंड f इज अ रिलेशन जिसके ऑर्डर पेयर्स हमें गिवन है। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू, दो स्टेटमेंट गिवन है, हमें ये बताना है ट्रू है कि नहीं। और स्टेटमेंट क्या, f इज अ रिलेशन फ्रॉम a टू b, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। सिर्फ ये चेक करना है कि f एक a से b रिलेशन है या नहीं है और फंक्शन है या नहीं है। तो सिंपली क्योंकि क्वेश्चन में हमें रिलेशन और फंक्शन चेक करने के लिए दिया है, तो अगर हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं तो इसको चेक करना बिल्कुल इजी हो जाएगा, इसलिए इसकी डायग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले सेट ए क्या है, देखो 1 2 3 4, तो ए के लिए हमने बना लिया 1 2 3 4, ये है हमारा सेट ए। बी में है 1 5 9 11 15 16, 1 5 9 11 15 एंड 16, ये मिल गए हमें बी के एलिमेंट्स। और एफ क्या है, 1 जा रहा है 5 पे, 1 को भेजा 5 पे, 2 जा रहा है 9 पे, 2 को भेजा 9 पे, 3 जा रहा है 1 पे, 3 को भेजा 1 पे, 4 जा रहा है 5 पे, 4 जा रहा है 5 पे, और 2 जा रहा है 11 पे, तो 2 गया 11 पे। ओके, तो अभी हमसे पूछा है कि क्या f a से b एक रिलेशन है या नहीं है। तो देखो f a से b बिल्कुल एक रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पे हर एक इनपुट वैल्यू के लिए एक आउटपुट वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। मतलब इस वाले इनपुट एलिमेंट में जब भी हम कोई इनपुट दे रहे हैं इस रिलेशन में, जो भी रिलेशन होगा हमारा यहाँ पे, तो क्योंकि सिर्फ पेयर्स दिए हुए हैं हमें, तो उसके लिए एक आउटपुट हमें मिल रही है, एक या उससे ज्यादा आउटपुट मिल रही है। 1 के लिए 5 मिल रही है, 2 के लिए 9 और 11, 3 के लिए 1 और 4 के लिए 5, सबके लिए एक हमें आउटपुट मिल रही है हर इनपुट के लिए। तो ये रिलेशन तो हमारा हो गया। फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि सेट ए से सेट बी में, सेट ए के हर एलिमेंट की सेट बी में सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए, मतलब एक इनपुट के लिए एक आउटपुट। तो देखो 1 तो सिर्फ एक आउटपुट दे रहा है, वो है 5, 3 सिर्फ एक आउटपुट दे रहा है, वो है 1, 4 भी सिर्फ एक आउटपुट दे रहा है, वो है 5, लेकिन ये 2 जो है ये दो आउटपुट दे रहा है, 9 और 11। इसलिए ये रिलेशन एक फंक्शन नहीं है, क्योंकि 2 इनपुट पे हमें दो इमेजेस मिल रही हैं 9 और 11 सेट बी में। और फंक्शन की डेफिनेशन कहती है कि सेट बी में सेट ए की हर एक एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। ओके, तो यही बात आपको इंग्लिश स्टेटमेंट में लिख देनी है जो हमने डिस्कस करी यहाँ पे, और ये क्वेश्चन भी खत्म। तो अभी हमारे सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 11। लेट एफ बी द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड। इंटीजर का एक सबसेट है। इंटीजर z क्रॉस z का मतलब क्या है कि यहाँ से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल रहा है, मतलब हमें a, b की ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे इसमें f में। तो f एक सबसेट है z क्रॉस z के एक सेट का, डिफाइंड बाय f इज इक्वल टू, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी है, पहला एलिमेंट होगा a का प्रोडक्ट b के साथ और दूसरा होगा a प्लस b। और ये a और b क्या है, ये वही दोनों टर्म्स हैं जो इंटीजर होंगी, क्योंकि ये z क्रॉस z से आ रहा है। a, b बिलोंग
टू जेड, ये लिखा भी है हमें। इज एफ अ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड। अब हमें फंक्शन निकालना है कि ये है या नहीं है, मतलब कुल मिला के हमें ए और बी की अलग अलग वैल्यूज रखनी है। ये जो अभी तक हम एक्स वाई और ए कॉमा बी ले रहे थे ना, वैसे ही है, ये एक्स है हमारा और ये वाई है। तो एक फंक्शन को जब भी हमें पूछा गया होगा कि ये फंक्शन है या नहीं, तो हमें कोशिश करना होगा कि हम प्रूफ कर दें कि नहीं है, और अगर हम प्रूफ ना कर पाए कि ये नहीं है तो वो फंक्शन होगा। तो अभी हमें यहाँ पे कुछ ऐसे पेयर्स बनाने होंगे जिनसे यहाँ पे आने वाली जो x की वैल्यू होगी वो एक ही वैल्यू के लिए हमें दो वैल्यूज y की मिल जाए। तो देखो ये कब आ सकता है, अगर मैं a की वैल्यू ले लूं लेट्स से 4 और b की वैल्यू ले लूं 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इंटू बी, दैट इज 4 2 जा 8, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस बी, मतलब 4 प्लस 2 6। ऐसे ही अगर मैं x की वैल्यू ले लूं -4 और -2, सॉरी x की नहीं, a b की वैल्यू ले लूं -4 और -2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इंटू बी, मतलब -4 इंटू -2, तो -4 इंटू -2 कितना हो गया, प्लस का 8, तो x मुझे 8 मिल गया। और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस बी, मतलब -4 प्लस -2, तो -4 -2 -6। तो यहां से हम देख सकते हैं कि x की a की वैल्यू जो कि 8 है, उसके लिए हमें दो अलग अलग y की वैल्यू मिल रही है, 6 और -6। तो अब हमको सबको पता है कि हमने क्या प्रूव कर दिया, राइट, कि ये एक फंक्शन नहीं है, क्योंकि सेट जो यहां से आ रहा है a कॉमा बी, इसकी दो अलग अलग इमेज बन रही हैं यहाँ पर a प्लस बी में, वो क्या है 6 और -6 इस 8 के लिए। ऐसे ही आप कोई भी नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज का अगर ऐसे सेट बनाएंगे तो x की वैल्यू सब में सेम आएगी और y डिफर कर जाएगा, इसलिए ये एक फंक्शन नहीं है। अभी हमें चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन मिल गया है। लेट a इज अ सेट जिसमें एलिमेंट्स है 9 10 11 12 13। लेट f इज अ रिलेशन और अ फंक्शन गिवन नहीं है। लेट f इज a to n be defined by f of n the highest prime factor of n। ये रिलेशन या फंक्शन जो भी है उसकी हमें रेंज निकालनी है f की, और फंक्शन है क्या, कंडीशन क्या है कि द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, जो भी नंबर हम लेंगे उसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। और डिफाइन कहां से कहां तक है ये फंक्शन, a से लेके n तक, मतलब इन सब के लिए हम लोग ये निकालेंगे द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। a से n पे डिफाइंड है ना, मतलब कि a हमारा इनपुट सेट है, एक तरह से हमारी डोमेन है। तो 9 10 11 12 13 इनके फैक्टर्स लिख लेते हैं सबसे पहले। तो 9 का फैक्टर क्या है 1 3 और 9 खुद। 10 का क्या है 1 2 5 और 10। 11 का क्या है 1 और 11। 12 का है 1 2 3 4 6 और 12। 13 का है 1 और 13 खुद। हमें क्या निकालना है, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। इनके हाईएस्ट प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो 9 का हाईएस्ट फैक्टर क्या है 9, पर ये प्राइम नंबर नहीं है, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो गया 3। 10 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा 5, क्योंकि 10 प्राइम नंबर है नहीं। 11 का 11 खुद हो जाएगा। ऐसे ही 12 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 और 13 का 13 खुद। तो ये जो वैल्यूज आ गई, यही वैल्यूज हमारी रेंज हो जाएंगी, क्योंकि फंक्शन हमें यही वैल्यूज आउटपुट में दे रहा है। तो 3 5 11, दोबारा 3 है तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, और 13। तो ये हो गई हमारी इस फंक्शन की रेंज। इसके साथ ही हम लोग चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस को यहाँ पे एंड करते हैं। हम लोगों ने सारे सॉल्व क्वेश्चंस, सारे अनसॉल्व क्वेश्चंस और पूरा थ्योरेटिकल पार्ट अच्छे से कवर किया है इन 10 लेक्चर्स में। अगर आपको कोई भी चीज ना समझ आई हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए, या फिर thewhiteslatepadhai@gmail.com पे अपनी क्वेरी भेजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सबके साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और अगर अभी तक आपने द व्हाइट स्लेट पढ़ाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।